गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 22। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 को हल करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क देखिए स्क्रीन पर है आपके। इसमें पूछा है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। देख लीजिए क्वेश्चन को बच्चों। यह है व्युत्क्रम परासरण। प्रतिलोम का मतलब है व्युत्क्रम या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हेडिंग बना लेंगे प्रतिलोम परासरण। जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की प्रक्रिया व्युत्क्रम हो जाती है, अर्थात विलायक अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने लगता है। इस प्रक्रिया को ही व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों इस चित्र को बनाएंगे। देखिए कोई टैंक है जिसमें बीचों बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है। ये पिस्टन है, पिस्टन या कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा इस पर दाब डाला जाता है। इधर अर्धपारगम्य झिल्ली के दाईं ओर लिया जाता है बच्चों खारा जल, यानी कि अशुद्ध जल होता है जो खारा होता है, जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, वो इधर से प्रवेश करता है। और बाह्य दाब डालने से, उसके परासरण दाब से ज़्यादा दाब डालने पर क्या होगा बच्चों, इसमें से जल निकलकर इधर आता है और इधर से बाहर निकलता है शुद्ध जल। तो यह है व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण का चित्र। ये चित्र बना लेंगे। उदाहरण, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल से पीने का शुद्ध जल प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल के शोधन में भी जल प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है अशुद्ध जल से, जो कि आपके घरों में आरओ लगी होती है। उसका मतलब ही बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस होता है व्युत्क्रम परासरण, ठीक है। 3 का ख इसमें पूछा है फ्रैंकिल दोष एवं शॉर्टकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देख लीजिए बच्चों, यह आपके शॉर्टकी दोष और फ्रैंकिल दोष के बारे में पूछा है। तो देखिए हेडिंग बना लेंगे पहले फ्रैंकिल दोष। जब किसी क्रिस्टल में धनायन अपने मूल स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में स्थान ग्रहण करता है तो उसके मूल स्थान पर क्रिस्टल में रिक्ति रह जाती है और इस दोष को फ्रैंकिल दोष कहते हैं। इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। फ्रैंकिल दोष में क्रिस्टल का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है क्योंकि आयन उतने ही रहते हैं उस क्रिस्टल में, लेकिन उसकी चालकता बढ़ जाती है क्योंकि वो आयन तो उतने ही थे, एक कोटर और उत्पन्न हो गया जो कि विद्युत वाहन करता है। एग्जाम्पल, फ्रैंकिल दोष पाया जाता है बच्चों आपके सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड आदि यौगिकों में। चलिए इतना ही, सिल्वर आयोडाइड आदि में। इसके बाद बच्चों इसका चित्र बनाएंगे। देखिए देखिए बच्चों, ये सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें क्लोराइड आयन है जो बड़े दिखाए हैं, जो छोटे आयन है वो सिल्वर आयन Ag+ आयन है। तो इस क्रम में है ये व्यवस्थित। लेकिन क्या होता है इस दोष में, फ्रैंकिल दोष में कुछ
धनायन अपने मूल स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश, जो इनके बीच का खाली जगह है, इसमें स्थान ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ से खाली होकर, यहाँ से विलुप्त होकर ये यहाँ पर आ गया। ये क्रम से इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर ये अंतराकाश में, तो इसको लिख देंगे Ag प्लस आयन एट इंटरस्टिशियल साइट। हिंदी में कहेंगे बच्चों सिल्वर आयन अंतराकाशी स्थान पर। जहाँ से गायब हुआ है वो होगी बच्चों वैकेंसी, यानी कि रिक्ति। यही दोष होता है बच्चों फ्रैंकिल दोष। इसके बाद हेडिंग बना लेंगे शॉर्ट की दोष। जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्तियां रह जाती हैं। इस दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता है। उदाहरण है बच्चों सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके अलावा बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड में भी ये दोष पाया जाता है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट की दोष। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है लेकिन चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रिक्तियाँ होती हैं वो कोटर के रूप में, पीएनपी आपने अर्धचालक पढ़े होंगे फिजिक्स में, उसमें होते हैं कोटर, क्योंकि जो रिक्तियाँ होती हैं वो कोटर के रूप में विद्युत चालन का कार्य करती है। इसके बाद शॉर्ट के दोष में भी बच्चों चित्र बना लेंगे। देखिए देखिए बच्चों, इसमें जो बड़े गोले दिखाए हैं वो हैं आपके क्लोराइड आयन और जो छोटे दिखाए हैं वो हैं आपके सोडियम आयन। शॉर्ट के दोष में क्या होता है बच्चों, जितने धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपने मूल स्थान से गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से सोडियम आयन विलुप्त हो गया और यहाँ से क्लोराइड आयन विलुप्त हो गया, क्रम से हैं धनायन ऋणायन ऐसे ही नीचे की तरफ। तो इन दोनों की जगह क्या रह गई, वैकेंसी। तो ये दोष होता है बच्चों शॉर्ट की दोष। ठीक है, तो शॉर्ट की दोष से क्या होगा, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है लेकिन चालकता अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि ये भी विद्युत चालन करेंगे कोटर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ख क्रिस्टल दोष वाला कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग, इसमें पूछा है प्राथमिक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, आपके सिलेबस से कोरोना पैंडेमिक के कारण बैटरी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही सिलेबस से हटाई गई हैं, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखिए घ, इसमें पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है नंबर 1 कोलराउस नियम, नंबर 2 विद्युत कण संचरण। अब इसे हल करते हैं। घ में पहला है नंबर 1, हेडिंग बना लेंगे बच्चों कोलराउस नियम। इस नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के आयनन से उत्पन्न हुए सभी धनायनों और ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। देखिए बच्चों, माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जो इस प्रकार आयनित होता है A प्लस बी माइनस। कोलराउस के नियम से लैम्डा अनंत तनुता पर एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन लैम्डा एम ए बी बराबर लैम्डा एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन लैम्डा एम ए प्लस
प्लस लैम्डा एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन लैम्डा एम बी माइनस। यही बच्चों कोलराउस का नियम है। इसी को हम बच्चों लिख सकते हैं अनंत तनुता का मतलब अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होगी उसे जीरो मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं जीरो सांद्रता पर या एट जीरो कंसंट्रेशन ए बी की तुल्यांकी चालकता बराबर एट जीरो डाइल्यूशन ए की तुल्यांकी चालकता ए प्लस की तुल्यांकी चालकता प्लस एट जीरो डाइल्यूशन बी माइनस की तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह है आपका कोलराउस का नियम। एग्जाम्पल देखते हैं यदि हम HCl, तो HCl इस तरह से आयनित होगा बच्चों, ये होगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये हो जाएगा एट जीरो डाइल्यूशन HCl की तुल्यांकी चालकता बराबर जीरो डाइल्यूशन पर H प्लस की तुल्यांकी चालकता प्लस जीरो डाइल्यूशन पर Cl माइनस की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर। तो बच्चों ये है आपका कोलराउस का नियम। अब हेडिंग बना लेंगे नंबर 2, विद्युत कण संचरण। कोलाइडी विलयन के कणों पर एक निश्चित धनावेश या ऋणावेश पाया जाता है। जब कोलाइडी विलयन को यू आकार की कांच की नली में लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव से कोलाइडी कणों की इस गति को ही विद्युत कण संचरण कहते हैं और कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर अवक्षेपित हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर धनावेश पाया जाता है। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन को यू आकार की नली में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित कोलाइडी कण ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इसे धन कण संचरण भी कहते हैं। देखिए इसके बाद चित्र बना लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों इस तरह से कोलाइडी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कोलाइडी कण इधर से इधर की ओर चलने लगेंगे माइनस की तरफ, चूंकि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलाइडी विलयन लिया है। छोड़िए, यह है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम, और यह है कोलाइडी कण। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका विद्युत कण संचरण। इसी के साथ क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें पूछा है लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों आकुंचन का मतलब संकुचन ही है, लैंथेनाइड संकुचन पूछा है इसमें उदाहरण सहित। तो देखिए अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक, लैंथेनम होता है La और ल्यूटेशियम होता है Lu, 57 होता है लैंथेनम। लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश से दो पिछले ब्रैकेट में लिखेंगे n-2 के F उपकोश में प्रवेश करता है। और हम जानते हैं कि F उपकोश का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, जिसके कारण वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रभावी नाभिकीय बल बढ़ता जाता है, जिसके कारण वाहितम कोश नाभिक के अधिक पास हो जाता है। इसीलिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक सभी तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं। इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अधिक अंतर नहीं होता है। उदाहरण कारण जिरकोनियम 40 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और हैफनियम HF इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 72। उदाहरण लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और हैफनियम दोनों की परमाणु
त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, जिनके कारण इन दोनों के ही रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। अब अगला 4 का ख, देखिए इसके पूछा है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आगे पूछा है डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखिए। तो बच्चों अब इसे हल करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल और एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरिल या एल्किल एरीन या उच्च एरीन बनती है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है टोलुइन। देखिए बच्चों, यहाँ से ये निकल जाएगा इतना, ये बनता है C6H5CH3 प्लस 2NaCl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड और इसका नाम है टोलुइन। एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। जब ब्रोमोबेंजीन को C6H5Br प्लस 2Na, इसको ब्रोमोबेंजीन के साथ ही C6H5 ब्रोमोबेंजीन को शुष्क ईथर में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है बच्चों बाईफेनिल। ये बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaBr। इसका नाम है बच्चों ब्रोमोबेंजीन, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, इसका नाम है बाईफेनिल। तो ये हो जाती है बच्चों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें आगे पूछा है बच्चों डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग। हेडिंग बना लेंगे डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग। डाइक्लोरोमेथेन के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, डाइक्लोरोमेथेन एक बहुत अच्छा विलायक है जिसका उपयोग पेंट्स आदि को हटाने में किया जाता है। नंबर 2, विलायक निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, खाद्य पदार्थ तथा औषधियों के निर्माण में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यही मुख्य उपयोग हैं डाइक्लोरोमेथेन के। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन 4 का ख कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 4 का ग। स्क्रीन पर इसमें पूछा है हाफमैन ब्रोमैमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आगे पूछा है एथिल एमीन की नंबर 1 नाइट्रस अम्ल तथा नंबर 2 मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा पूछी है एथिलेमीन का निर्माण और उसके 2 रासायनिक गुण पूछे हैं। पहला पूछा है नाइट्रस अम्ल से और दूसरा पूछा है बच्चों मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड से। अब इसे हल करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। प्रोपेनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। बैलेंस करने के लिए इसके 4 लेने पड़ेंगे बच्चों, तो इसको गर्म कर देंगे तो बनता है C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3
प्लस 2H2O। देखिए बच्चों, इसका नाम है प्रोपेनेमाइड। ये ब्रोमीन है, ये कास्टिक पोटास है, इसका नाम है एथिलएमीन। ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हेडिंग बना लेंगे गुणधर्म। बच्चों केवल 2 पूछे हैं। पहला नंबर 1 नाइट्रस अम्ल से, दूसरा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से। तो हेडिंग नंबर 1 बना नाइट्रस अम्ल से क्रिया। एथिलएमीन नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल देता है। देखिए रिएक्शन, C2H5NH2 प्लस HNO2। जब इसको गर्म करते हैं बच्चों तो ये बनता है C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इसका नाम एथिलएमीन, इसका नाम नाइट्रस अम्ल, इसका नाम एथिल अल्कोहल। तो पहली रिएक्शन ये हो जाती है। अब नंबर 2 हेडिंग बना लेंगे फिर मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को बच्चों हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। एथिलएमीन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस देती है। रिएक्शन देखिए, जो CH3Mgi प्लस C2H5NH2 CH4 प्लस C2H5NH सिंगल बॉन्ड Mgi। यह है आपका मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड और यह है एथिलएमीन। ये बन गया बच्चों आपका मेथेन। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का घ भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 4 का घ। इसमें पूछा है प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बेकेलाइट तथा टेफ्लॉन के 2 उपयोग लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके बहुलक वाले चैप्टर से, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है। इसलिए बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें, यदि समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करके अपनी जो समझ नहीं आया है उसे लिखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।